हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन टिप्स बाय एल कुमार। आज हम करेंगे कि बहुत ही फेमस पोएम यूलिसिस जिसे लिखा है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। पोएम स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह हम देख लेते हैं पोइट की बायोग्राफी। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो थे, उनका जन्म हुआ था 6 अगस्त 1809 लिंकनशायर इंग्लैंड यूके में, और उनकी डेथ हुई थी 6 अक्टूबर 1892 शरे इंग्लैंड में, और ये जो थे वो 83 ईयर्स तक जिए। पेरेंट्स थे इनके जॉर्ज क्लेटन टेनिसन जो इनके पिता थे, और एलिजाबेथ फिच इनकी माता जी थी। स्पाउस में थी एमिली शेलवुड, और इन्होंने एजुकेशन जो ली थी वो थी ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से। ऑक्यूपेशंस की बात करें तो वो पोइट थे, और कौन सी मतलब एज के पोइट थे तो वो विक्टोरियंस एज के पोइट थे। अवार्ड वो पोइट लॉरियल रहे थे किसकी मृत्यु के बाद? विलियम वर्ड्सवर्थ की मृत्यु के बाद। और जब सैमुअल रॉजर्स ने रिफ्यूज़ कर दिया था पोइट लॉरियल बनने से, तब अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को बनाया गया था। यानी कि क्वेश्चंस पूछा गया है पीजीटी 2013 में और 2016 में, और भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की मृत्यु के बाद, यानी कि उनसे पहले कौन पोइट लॉरियल था, तो वो थे विलियम वर्ड्सवर्थ। और किसने ये पोजीशंस लेने से इनकार कर दिया था, किसने पोजीशन ठुकरा दी थी, तो वो सैमुअल रॉजर्स थे। इम्पोर्टेंस पॉइंट्स की बात करें तो इन 1829 में उन्हें अवार्ड्स मिला था चांसलर गोल्ड मेडल एट कैम्ब्रिज फ्रॉम वन ऑफ हिज फर्स्ट पीस, जिसका नाम क्या था? टिम्बकटू के लिए उन्हें चांसलर गोल्ड मेडल कैम्ब्रिज की तरफ से मिला था। इन 1833 में उनके जो फ्रेंड्स थे, हेलम की मृत्यु हो गई थी, और वो उसका जो अफेक्ट्स था उनकी जो सेवरल मास्टर्स पीस पर पड़ा, जिसमें है वैली ऑफ कर्ट्सर्स, ब्रेक एंड इन मेमोरियम ऑफ AHH। उनकी एपिटैप यानी कि उनकी कब्रगाह जिस पे उन्हें दफनाया गया था, उन पे कौन सी लाइन है? उनकी कॉटेड जो एपिटैप पे कोट्स हैं, वो उनकी लास्ट टाइम फ्रॉम इस पोएम, जो उनकी कौन सी पोएम? क्रॉसिंग द बार, जो 1889 में लिखी गई थी, उनकी कोट्स। और वो कोट्स हैं: फियर नो मोर द हर्ट्स ओ द सन, नोर द फ्यूरियस विंटर रेज, thou the worldly task hast done, home art gone and taken thy wages। और उनके फेमस वर्क हैं या मेजर वर्क्स हैं: कैलिब्रल, मैरियाना, थीथोनस, द लेडी ऑफ शैलॉट, मॉड, द डिफेंस ऑफ लखनऊ। ये पीजीटी 2006 में पूछा गया है कि द डिफेंस ऑफ लखनऊ किसने लिखा था? इन मेमोरियम, लोटस ईटर्स, द कप, द प्रिंसेस, अकबर एक्सेट्रा उनके फेमस वर्क हैं। अब हम पोएम के बारे में बात करते हैं। तो यूलिसिस जो थी वो कंपोज की गई थी 1833 में, और ये पब्लिश हुई थी 1842 में। यूलिसिस एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है जो ब्लैंक वर्स और अनराइमिक आइम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। टेनिसन्स ने पेन किया यूलिसिस को सून आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड आर्थर हेनरी हेलम। यानी कि कब लिखा गया था? जब उनके फ्रेंड जो थे आर्थर हेनरी हेलम की मृत्यु हो गई थी, जब ये लिखा गया था। तो चलिए अब इसकी लाइन बाय लाइन समरी या लाइन बाय हिंदी हम देख लेते हैं। तब और ये यूलिसिस के बारे में बता देता हूँ। यूलिसिस जो था वो ट्रोजन वॉर हुई थी, उसका एक हीरो था। और यह लड़ाई किसके बीच में हुई थी? ट्रॉय और ग्रीक्स के बीच में ये लड़ाई हुई थी। यूलिसिस ग्रीक्स की तरफ से लड़ रहा था, और ये लड़ाई कितने सालों तक चली? ये लड़ाई 10 सालों तक यानी 10 ईयर्स तक लगातार चलती रही। और उन 10 ईयर्स में यूलिसिस उस लड़ाई में था, और वो कंटिन्यू लड़ाई लड़ता रहा। फिर जब वह वापस अपने घर आता है तो अब वो क्या देखता है? वहाँ पे 10 साल काफ़ी लंबा टाइम गुजर चुका होता है। अब इन 10 साल में उसका जो बेटा जब छोटा था वो बड़ा हो गया, मतलब वो राजा बनने लायक हो गया। उसकी पत्नी भी अब बूढ़ी हो गई, उसकी भी एज हो गई। और दूसरा यूलिसिस को यूलिसिस को जो क्या कहा जाता है? दूसरा ओडिसिस भी कहा जाता है लैटिन में, उस यानी कि इसका एक और नाम है। तब अब जब वो वॉर से आ गया, अब उसे क्या काम करना पड़ रहा है? वो एक राजा का जो 10 साल पहले जो दायित्व निभाता था राजा का, जो प्रजा की परेशानी को दूर करना, अब वो आ रहा है, तो उसकी अब क्या परिस्थिति हो जाए 10 साल के बाद, और वो क्या वहाँ पर आके फील करता है, उसी की ये पोएम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट लिटिल प्रॉफिट दैट एन आइडल किंग, यानी कि
आइडल का होता है मतलब निष्क्रिय या आलसी कह सकते हैं। तो वो कहता है निष्क्रिय या आलसी राजा की तरह ज़िंदगी जीने में कोई फ़ायदा नहीं है, कोई भी इसमें प्रॉफिट मुझे नज़र नहीं आता कि एक निठल्ले राजा की तरह मैं बैठा रहूँ अपनी ज़िंदगी में जीता रहूँ। बाई दिस स्टिल हार्थ अमोंग दीज बैरन क्रैग्स, बैरन मतलब होती है कि बंजर होती है और क्रैग्स जो होती हैं वो चट्टानें होती हैं। अब यहाँ पर पोइट कह रहा है कि मैं आग की भट्टी के पास बैठा हुआ हूँ और मेरा घर जो है वो बंजर चट्टानों पर बना हुआ है, यानी कि आगे जो चिमनी होती है उसके आग के पास बैठा मैं आग सेक रहा हूँ और जो मेरा घर है वो कहीं ऐसी बहुत अच्छी जगह नहीं, एक बंजर चट्टान उस पर बना हुआ है। नेक्स्ट लाइन में कहता है मैच्ड विद एन एज्ड वाइफ आई मिट एन डॉल। अब ये क्या कह रहा है कि जब वो वहाँ पर है तो वो कहता है कि जब वो आग की भट्टी के पास बैठा हुआ और उसका घर बंजर चट्टानों पर, तो वो कह रहा है कि साथ ही मैं अपनी बूढ़ी पत्नी के साथ इस घर में कैद सा हो चुका हूँ। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी बीवी के साथ इस बंजर घर में, बंजर चट्टानों के ऊपर जो घर बना उसमें मैं कैद हो चुका हूँ। नेक्स्ट लाइन अनइक्वल लॉज अनटू ए स्वेज रेस। जो स्वेज रेस मतलब कि कह रहा है यहाँ पे, स्वेज रेस का मतलब होता है कि जो जंगली टाइप के जो लोग होते हैं उनको एक है। तो यहाँ पर कहता है कि और मैं इन जंगली असभ्य जाति के लोगों के लिए बेकार के अनइक्वल कानून बना रहा हूँ, जो अनइक्वल है, बेकार जंगली असभ्य लोगों के अनइक्वल कानून है। दैट हॉर्ड एंड स्लिप एंड फीड एंड नॉट मी। अब यहाँ पे पोइट कह रहा है कि ये बेवकूफ़ जो जंगली लोग हैं ना, सिर्फ क्या करना चाहते हैं, हॉर्ड मतलब पैसों के ढेर पर बैठे रहना चाहते हैं, सोना जानते हैं, खाना जानते हैं, इन्हें पता ही नहीं कि आखिर मैं कौन हूँ, मुझसे इनको कोई मतलब नहीं। यानी कि हॉर्ड स्लिप फीड एंड नॉट मी। वो कह रहा है कि ये तो सिर्फ जो जंगली लोग हैं ना, इनका काम है मतलब पैसे का ढेर जमा करो, खूब सारे पैसों जमा करो और सो जाओ, खाना खाओ, और इन्हें पता नहीं कि मैं कितना महान हूँ, मैंने कितने सालों तक युद्ध करा है, मैं कितना बहादुर हूँ, इन्हें कोई मतलब नहीं। सिर्फ इसीलिए मैं बैठा हूँ इनके लिए कानून बना रहा हूँ। आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रैवल, आई विल ड्रिंक लाइफ टू दीज ओल्ड टाइम आई हैव इंजॉय। अब यहाँ पर पोइट कहता है कि आई कैन नॉट रेस्ट फॉर ट्रैवल, कि मैं इन असभ्य लोगों की तरह नहीं रह सकता कि वही पैसों के ढेर इकट्ठा करो, खाओ पियो और सो जाओ। मैं नहीं रह सकता मैं इन असभ्य लोगों की तरह। मुझे तो ट्रैवल पर जाना पसंद है और मैं उसमें ही मुझे आराम मिलता है। मतलब ट्रैवल्स ही मैं कर सकता हूँ, मैं उसमें मुझे उससे आराम नहीं ले सकता मैं, वो मेरे लिए ज़िंदगी है ट्रैवल्स। आई विल ड्रिंक लाइफ टू दी लेस, मतलब क्या है, मैं ज़िंदगी को आखिरी पल तक जीना चाहता हूँ, पीना चाहता हूँ। कौन सी ज़िंदगी को, उस बूंद को, आखिरी बूंद तक मैं पीना चाहता हूँ, यानी कि लास्ट बूंद बचे ज़िंदगी की तब तक मैं उसको जीना चाहता हूँ। इतना है, मैं इनकी बेकार की तरह इन लोगों के पास नहीं बैठा रहना चाहता। ओल्ड टाइम्स आई हैव इंजॉय ग्रेटली, हैव सफ़र्ड ग्रेटली, मतलब मैं जितनी बार भी मैंने यात्राओं पर गया हूँ, हर बार मैंने उसे भरपूर इंजॉय किया है, क्योंकि वे यात्राएं जो हैं वो चैलेंजेस से भरी थी। इसलिए ऑल टाइम, हर समय, आई हैव इंजॉय ग्रेटली, और भी ज़्यादा ग्रेटली का है, सफ़र ग्रेटली, क्योंकि वो क्या थी, वो जो यात्राएं थी ना वो इंजॉय से भरी थी। चैलेंजेस था, उसे चैलेंजेस पसंद है, मैं वो कर सकता हूँ, यानी ठल्ला नहीं बैठा रह सकता मैं। Both with those that love me and alone on shore and van through stewing drift the rainy Hethardis। तो यहाँ पर वो कहता है कि बोथ, मानी कि अभी वो कह रहा था कि मैंने बहुत इंजॉय करा, क्योंकि वो इंजॉय था। बोथ विद दोज दैट लव मी एंड अलोन, यानी कि मैंने उन यात्राओं को अपने दोस्त के साथ इंजॉय किया जो मुझे प्यार करते थे और मेरे लिए फेथफुल थी। साथ ही मैंने अकेले में भी उन यात्राओं को इंजॉय किया है। इसीलिए उसने कहा है कि बोथ विद दोज दैट लव मी, जो मुझे प्यार करते थे, और अलोन, अकेले में, मैंने उतना ही उनके साथ इंजॉय किया है जितना अकेले इंजॉय करा है, क्योंकि वो मेरे लिए फेथफुल थे। उनके साथ मैंने यात्राओं को इंजॉय किया है। ऑन शोर एंड वहन थ्रू
स्क्यूडिंग ड्रिफ्ट द रेनी हाथाडीज वैक्स्ड द डिम्सी। अब ये कहता है कि मैंने वो समय भी देखा है जब ड्राई सी शोर पर था, तेज़ बारिश हो रही थी, आकाश में जो हाथाडीज स्टॉर्म्स तूफान निकले थे, लेकिन मैंने उन मुश्किलों के समय भी खूब लाइफ को एंजॉय किया था। मतलब इतनी करीब जब बहुत तेज़ धूप थी, ड्राई सी शोर था, तेज़ बारिश हो रही थी, तूफान आ रही थी, इतना मुश्किल दौर जो था उसको भी मैंने इंजॉय किया है। मतलब मैं उनसे परेशान नहीं हूँ, वो भी एक लाइफ का पार्ट था, वो मैंने इंजॉय किया है। I am become a name for always roaming with a hungry heart। यहाँ पे वो बता रहा है कि क्या है, मैं अपनी उन ट्रैवल्स हैबिट्स की वजह से एक ब्रांड बन चुका हूँ, एक ख्याति बन चुका हूँ, मेरा एक नाम बन गया है यात्राओं की वजह से। ट्रैवल्स की वजह से लोग मुझे जानने लगे हैं, मुझसे दुनिया को। और क्यों? क्योंकि मुझ में दुनिया को जानने की एक भूख है, एक तड़प है। तो इसीलिए उसने ये क्या कहा है कि आई एम बिकम ए नेम। नेम का मतलब मैं एक नेम बन गया, एक नाम बन गया, एक ब्रांड बन गया हूँ। फॉर ऑलवेज रोलिंग विद ए हंग्री हार्ट्स। क्यों? मुझे अपनी ब्रांड्स की वजह से जाना जाता है और मुझ में जो भूख है, हंग्री हार्ट, मेरा जो दिल है वो भूखा है किसकी? दुनिया को जानने का। मच हैव आई सीन एंड नोन सिटीज ऑफ मैन एंड मैनर क्लाइमेट काउंसिल्स गवर्नमेंट्स। अब क्या कह रहा है, मैंने अपनी यात्राओं की लाइफ में बहुत सी चीज़ों को देखा है। क्या क्या चीज़ों को देखा है? अलग अलग तरीके के लोगों को देखा है, अलग अलग कल्चर्स को देखा है, अलग अलग मौसमों को देखा है और कई तरीके की सरकारों को और उनके शासन को भी देखा है। इसलिए यहाँ पे काउंसिल एंड गवर्नमेंट बताया, मतलब सरकारों को और उनके जो रूल्स हैं, उनके शासन है, उसको भी देखा है। माई सेल्फ नॉट लीस्ट बट ऑनर्ड ऑफ दैम ऑल। मैं जब भी कहीं गया, मैं यहाँ जब भी कहीं पहुँचा तो मुझे कोई कम रिस्पेक्ट नहीं मिली, हमेशा मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिली है, मुझे बहुत ज़्यादा इज्जत दी गई है, हर किसी ने मेरा रिस्पेक्ट करी है, वेलकम मेरा किया है। एंड ड्रंक डिलाइट ऑफ बैटल विद माई पियर। पियर्स होते हैं मतलब साथी होते हैं। और मैंने खुशी खुशी लड़ाइयों को लड़ा है अपने साथियों के साथ, उस समय को भी मैंने इंजॉय किया है। इसलिए इसने कहा एंड ड्रंक डिलाइट ऑफ बैटल, लड़ाई को विद माई पियर्स। लड़ाइयों को लड़ते लड़ते भी वो ड्रंक जो था, इंजॉय किया था उस लड़ाइयों को भी। मतलब हर तरीके से जो एडवेंचर्स थे वो यूलिसेस को पसंद हैं, उसे ये अकेले बैठा रहना बिल्कुल भी यहाँ पर पसंद नहीं है। फार फार ऑन द रिंगिंग प्लांट ऑफ विंडी ट्रॉय। ट्रॉय के उन मैदानों में जहाँ तेज हवा चलती है और तलवारों की आवाज़ से वो पूरा मैदान गूंजता है। इसलिए इसने क्या कहा, फार फ्रॉम रिंगिंग। रिंगिंग मतलब जब तलवारें टकराती है ना, प्लेन मतलब हो गया जो जगह होती है, जो धरातल होता है, और विंडी मतलब जहाँ हवा चलती है। इसलिए ट्रॉय के उन मैदानों में जहाँ तेज हवाएं चलती है और तलवारों की आवाज़ों से पूरे मैदान गूंजता है या गूंजने लगता है। I am a part of all that I have met, yet all experience is an arc weathered through. Glimpse that untraveled word was margin fades. अब कहता है मैं जहाँ पर भी गया, जिससे भी मैं मिला, मैं उसका पार्ट बन गया, मैं उसका हिस्सा बन गया। मेरा जो भी एक्सपीरियंस था, मेरा जो भी मतलब अनुभव था, वो एक मेहराब बन गया, मतलब एक आर्च बन गया, और वो चमक रहा है, वो मुझे रास्ता दिखाता है कि अब अभी तो इस संसार में बहुत सी चीज़ें बची हैं जिसका उसे एक्सपीरियंस करना है। तो इसमें इनडायरेक्ट वे में उसने कहा कि वो इतनी जगह घूमा, जिनसे मिला, सब उसका पार्ट बन गए, वो सब उसके एक्सपीरियंस में काउंट हो गया, और वो एक्सपीरियंस ही उसे मतलब एक मेहराब की तरह, एक चमक की तरह उसे रास्ता दिखा रहा है, मतलब उसके रास्ते में रोशनी कर रहा है कि वो संसार की जो बाकी बची चीज़ें हैं ना, उनको भी जान ले, उनका भी वो एक्सपीरियंस कर दे। तो यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन की गई, आज किसको गया, एक्सपीरियंस को आर्च उसने कहा है। Forever and forever when I move, how dull it to be pause, to make an end, to rust, unburish, not to sign in use। अब इसने क्या कहा कि अगले लाइन में वो कह रहा है कि मैं हमेशा और हर दम ट्रैवल पर, यात्राओं पर रहना चाहूँगा, क्योंकि उसके बिना मैं डल हो जाऊँगा। तो वो क्या कह रहा है, जब डल हो जाऊँगा तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर मैं रुक गया तो मैं तो रुकने से क्या हो जाएगा, मैं रुकूंगा ही नहीं, उससे मेरा अंत, मेरी मौत हो जाएगी।
और मैं जी नहीं पाऊँगा, इसलिए मुझे और अधिक यात्राएं करनी पड़ेगी। और वो किसका एग्जाम्पल दे रहा है कि जैसे कि अगर उसका यूज़ नहीं किया गया, अगर वो यात्राओं पर नहीं गया तो मर जाएगा। तो वो क्या है, जैसे एक तलवार होती है जो काम में नहीं आने के कारण जंग पकड़ लेती है, वैसा ही मेरी भी हालत हो जाएगी और मेरी भी जो चमक है वो तलवार की तरह खो जाएगी और बिना ट्रैवल में उस तलवार की तरह हो जाऊँ जो मैदान में रखी रखी जंग खा रही है। ये इसका इस लाइन का मतलब था। Forever and forever when I move, how dull it to be paused to make an end to rush unburied not to sign in use। ये इसका मतलब था। अब नेक्स्ट लाइन में कहता है as to breathe with life life peel on life। तो ये है as to breathe with life, मतलब कुछ लोगों के लिए तो ज़िंदगी क्या है, सिर्फ सांस लेना। सांस लेना उनके लिए ज़िंदगी है, वो बिना किसी लक्ष्य के केवल जिए जा रहे हैं। as to breathe with life यानी सांस लेना ही ज़िंदगी है। life built on life were all too little। मुझे अगर कोई ज़िंदगी, मुझे एक ज़िंदगी नहीं बल्कि मुझे कई सारी लाइफ्स मिल जाएं, कई सारी ज़िंदगियां मिल जाएं, तो भी मैं अपनी जो सारी ख्वाहिशें हैं उनको पूरा नहीं कर पाऊँगा, वो भी मेरे लिए कम पड़ जाएंगी। मतलब लाइफ बिल्ड ऑन लाइफ बट आर टू लेटर। मेरे मतलब इतनी ख्वाहिशें हैं, मैं इतना जानना चाहता हूँ संसार को, मुझे लाइफ से लाइफ मतलब एक लाइफ के बाद एक लाइफ बहुत सारी ज़िंदगियाँ मिल जाएं तो भी वो मेरे लिए कम है, मेरे लिए वो पूरी नहीं पड़ती हैं। एंड ऑफ वन टू मी लिटिल रिमेन। और मेरे पास तो केवल क्या है, एक ही ज़िंदगी है। ये तो हो नहीं सकता मेरे पास बहुत सारी ज़िंदगी, मैंने कह तो दिया मेरे पास ज़िंदगियाँ हैं, लेकिन मेरे पास तो एक ही ज़िंदगी है और वो भी बहुत कम बची है, ख़त्म होने वाली। यानी कि मैंने अपना जो टाइम है पहले और टाइम और 10 साल में जो ये वॉर लड़ी है उसमें मेरा ख़त्म हो गया, तो मेरी ज़िंदगी बहुत अब कम बची है, ख़त्म होने वाली। रिमेन ही लिटिल रिमेन है, बहुत थोड़ी रिमेन। बट एवरी आवर इज सीव्ड from that eternal silence and something more, a bring of new things। कहता है ज़िंदगी ख़त्म होने ही वाली है, कुछ समय ही बचा है, लेकिन मैं उस हर घंटे को, उस हर मिनट को जीना चाहता हूँ जो मैंने बचाया है। यात्राओं में मैं नई नई चीज़ों को जानना चाहता हूँ, यानी वो नई नई चीज़ों को जानना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं। क्योंकि अब लाइफ कम बची है तो हर घंटे जो उसने बचाए थे अपनी एटर्नल साइलेंस समथिंग मोर ब्रिंग ऑफ न्यू थिंग, नई चीज़ों को जानने के लिए। एंड वाइल इट वर फॉर सम थ्री सन टू स्टोर एंड हॉर्ड माई सेल्फ। और कितना बुरा होगा कि मैं अपने घर पर बैठा रहूं और खाता रहूं, क्योंकि 3-4 दिन ही ज़िंदगी के बचे हैं, उसे भी मैं घर पर बैठकर यूं ही नष्ट कर दूं। इसलिए उसने क्या कहा, फॉर सम 3 सन मतलब 3 या 4 दिन, सन मतलब 3 या 4 दिन, जो सन निकलता है जब भी दिन काउंट होता है, तो 3 सन टू स्टोर टू हॉर्ड माई सेल्फ। यानी कि कितना बेकार होगा कि मैं बैठा रहूं और अपनी ये ज़िंदगी को यूं ही ख़राब करता रहूं। एंड दिस ग्रे स्ट्रिप yearning in desire to follow knowledge like a sinking star। और अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे बाल भी अब सफ़ेद हो गए हैं, लेकिन मेरी आत्मा को अब भी नई चीज़ों को जानने की एक तड़प है। यह एक डूबते तारे की तरह ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, उसे अब भी नॉलेज चाहिए। मानी मैं बूढ़ा हो गया हूँ, फिर भी मेरी आत्मा बूढ़ी नहीं हुई, वो उसे अब भी वो नॉलेज चाहिए कि सिंकिंग स्टार की तरह कि वो तारा कैसे डूबता है। और भी मैं मतलब उन चीज़ों के लिए मेरी तड़प अभी तक ख़त्म नहीं हुई, वो तड़प मेरी आत्मा में भी। हालांकि मेरे ग्रे हो गए हैं बाल। बियॉन्ड द अटमोस्ट बाउंड ऑफ ह्यूमन थॉट। मेरी चाहत है कि मैं हर उस आदमी या उस जो आदमी के द्वारा जो एक सीमा बनाई गई, एक बाउंड्री बनाई गई है, उसको मैं तोड़ दूँ, उसे मैं क्रॉस कर दूँ और वो करके दिखाऊँ जो किसी इंसान ने सोचा भी नहीं था। तो ये पहले स्टैंजा में यानी कि यूलिसेस बता रहा है कि मतलब आने के बाद उसे क्या परेशानी, और वो जो वहाँ पर गया था उसने क्या क्या फील किया था, कितनी परेशानियों से जीत कर भी उसने अपनी जो लाइफ है उसको एंजॉय किया था। और अपने बारे में वो अपने को तलवार से कंपेयर करता है और अपनी ख्वाहिशों के बारे में बताता है कि कितनी भी ज़िंदगी है वो कम पड़ जाएंगी मेरी ख्वाहिशों के आगे, मैं तो इतनी चीज़ों को जानने की अपनी एक इच्छा रखता हूँ।
और इसलिए कहता है कि बहुत बेकार होगा कि जो ज़िंदगी के बाकी दिन बचे हैं मैं इन जंगली आदमियों में इन घर बैठे यूं ही वेस्ट कर दूं। मुझे तो अभी भी, हालांकि मैं बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन मेरी जो जानने की इच्छा है वो अब भी कम नहीं हुई। मेरी जो आत्मा उसे अब भी नॉलेज की भूख है, और मैं उस हर सीमा, उस जो अभी तक सीमा है, उस ज्ञान की सीमा को, उस जानने की सीमा को तोड़ दूं, उसे क्रॉस करके दिखाऊं कि किसी इंसान ने अभी तक जो सोचा नहीं वो मैं करके दिखाऊं। इतनी उसमें जानने की भूख थी। अब सेकंड स्टैंजा में उसकी अपने बेटे के बारे में वो बताता है, कहता है कि दिस इज़ माई सन माई ओन टैलीमेकस, मेरा यह बेटा है जिसका नाम क्या है, टैलीमेकस है। टू whom आई लीव द scepters एंड आइल, तो कहता है मैं अपने बेटे के लिए राजा की गद्दी छोड़कर जाऊंगा, मतलब राजपाट उसे मैं सौंप कर जाऊंगा, राजपाट उसे सौंप के जाऊंगा। तो जो वो क्या है कि सेप्टर है मतलब, और जो आइल है मतलब राजपाट मैं उसके लिए छोड़कर जाऊंगा। वेल लव ऑफ मी डिसनिंग टू फुलफिल, यानी कि वेल लव ऑफ मी डिस लर्निंग्स टू फुलफिल। तो इसमें जो डिस लर्निंग में कहने की कोशिश कर रहा है कि मैं अपने बेटे के लिए राजपाट जब छोड़ के जाऊंगा तो वो मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूँ, और वह इन जो जिम्मेदारियां हैं उनको फुलफिल करेगा, उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लायक है। तो वेल लव वो मतलब मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ और वो फुलफिल करेगा उन जिम्मेदारियों को जो मैं उसे दूंगा। दिस लेबर बाय स्लो प्रूडेंस टू मेक माइल्ड, दिस लेबर बाय स्लो प्रूडेंस टू मेक माइल्ड। अब वो कह रहा है कि जो उसने मेहनत करी है, लेबर, ये तो हो ही गया। दिस लेबर्स, मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसे जो भी उसे वो जिम्मेदारियाँ हैं वो उसको निभाएगा। दिस लेबर्स का था वहाँ तक, इस जिम्मेदारियों के लेबर्स बाई स्लो प्रूडेंस टू मेक वाइल्ड ए र्यूग पीपुल एंड थ्रू सॉफ्ट डिग्री सबड्यूड दैम टू द यूजफुल एंड द गुड। यानी कि वो पहले में तो बताया ये मेरा बेटा है, दूसरे में उसने बताया कि ये पूरी तरीके से मतलब मैं उसके लिए राजपाट छोड़ के जाऊंगा, और दूसरा ये मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, और ये जो लेबर्स है, जो ये जिम्मेदारियाँ उसको दी जाएंगी वो पूरी तरह करेगा। अब आगे वो बताता है कि बाई स्लो प्रूडेंस टू मेक माइल्ड ए र्यूग पीपुल एंड थ्रू सॉफ्ट डिग्री सबड्यू दैम टू यूजफुल एंड गुड। मेरा बेटा इन असभ्य लोगों के लिए अच्छा राजा सिद्ध होगा। कैसे सिद्ध होगा? क्योंकि उनकी बातों को सौम्य तरीके से सुनेगा, उनकी परेशानियों को जानकर उनको सुलझाने की कोशिश करेगा। तो ये था ना कि स्लो प्रूडेंस टू मेक वाइल्ड, उन स्लो करेगा र्यूग पीपल कौन है, वो जो वहाँ असभ्य लोग हैं। जो सॉफ्ट डिग्री सौम्यता से उनसे बात करेगा, सबड्यू देम टू यूजफुल एंड गुड, यानी कि उनकी समस्याओं को, परेशानियों को सुनेगा और उनको सुलझाने का वो काम करेगा। नेक्स्ट लाइन में वो कहता है मोस्ट ब्लेमलेस इज ही सेंटर्ड इन द स्पेयर ऑफ कॉमन ड्यूटीज़, यानी कि वो जो मेरा बेटा है ना वो सब बुराइयाँ से दूर है, उसमें कोई बुराई नहीं, इसलिए मेरे बेटे में कोई बुराई नहीं है और उस पर कोई ब्लेम नहीं लगा सका, कोई तोहमत नहीं लगा सकता है। वो तो एक ब्लेमलेस है जिस पर कोई तोहमत नहीं है, और वो क्या है, वो हमेशा अपने काम से ही मतलब रखता है, अपने कामों को वो करता है, किसी दूसरे पछड़े में वो नहीं पड़ता। यानी कि ब्लेमलेस है बिल्कुल ही, जो उस पर कोई ऐसे कोई आरोप प्रत्यारोप करते हैं वो उस पर कोई आरोप नहीं है। नेक्स्ट लाइन में कहता है कि डिसेंट नॉट टू फेल, डिसेंट नॉट टू फेल, और वह बहुत ही डिसेंट है, बहुत ही क्या है, सभ्य। डिसेंट का मतलब होता है सभ्य, वो बहुत ही सभ्य है और वो कभी भी फेल नहीं होगा, कभी भी असफल नहीं होगा। इन ऑफिस ऑफ टेंडरनेस एंड पे मीट एडोरेशंस टू माई हाउस होल्ड गॉड। अब वो कहता है कि यहाँ पे जो एडोनेशंस गॉड, एडोनेशंस गॉड, ये कह रहा है इन ऑफिस ऑफ टेंडरनेस एंड पे ऑफ मीट एडोरेशन ऑफ माई हाउस होल्ड गॉड्स व्हेन आई एम गॉन, जब मैं चला जाऊँगा। तो कहता है कि वो जो सबसे वो क्या करेगा,
कोमलता के साथ, सौम्यता के साथ बात करेगा। और जब मैं ट्रैवल्स पे चला जाऊंगा ना, तो उसके बाद जो मेरा कुटुंब है, मेरा परिवार का जो कुटुंब है, उनके देवताओं की आराधना करेगा। उन देवताओं को भी वो पूरा सम्मान देगा, जैसे मैं देता था वैसे ही वो करेगा। मतलब उस कुटुंब का देवता है उनकी आराधना करेगा, उसे पूरा सम्मान देगा मेरे जाने के बाद, व्हेन आई एम गॉन। तो हाउस होल्ड गॉड्स मतलब जो उनकी कुटुंब होता है, एक राजघराना होता है, उसका देवता होता है, तो वैसे ही वो अपने देवताओं की, जो उनके पारिवारिक, जो उनकी मतलब कुटुंब के देवता, उनकी आराधना करेगा। ही वर्क्स हिज वर्क एंड आई माइन एंड माइन, यानी कि वो अपना काम करेगा और मैं अपना काम करूँगा। यानी कि वो क्या करेगा, उसका काम तो ट्रैवल करना है, और वो राजपाट अपने बेटे के लिए छोड़ के जाएगा। तो वो कह रहा है कि वो तो राजा की जिम्मेदारियाँ निभाएगा और मैं जो ट्रैवलर की जिम्मेदारी है उसको निभाऊंगा। तो इसलिए वह अपना काम करेगा और मैं अपना काम करूँगा। तो इस सेकेंड स्टेंजा में वो अपने बेटे के बारे में बताता है कि उसके बेटे का नाम क्या है, टेलीमिकस है, और वो जो है बहुत ही ब्लेमलेस है, बहुत ही सौम्य तरीके से वो बात करेगा उन लोगों के लिए, और मैं उसके लिए अपना राजपाट में उसके लिए छोड़ के जाऊंगा। उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई उस पर ब्लेम नहीं लगा सकता। वो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा राजा सिद्ध होगा। वो कोमलता से बात करेगा और मेरे कुटुंब के देवताओं को भी मेरी तरह सम्मान देगा, उनकी आराधना करेगा, और वो अपना काम करेगा और मैं अपना काम करूँगा। ये थी सेकेंड स्टेंजा की पूरी डिटेल। अब नेक्स्ट स्टेंजा, थर्ड स्टेंजा में हम जाते हैं। अब वो यहाँ पर कहता है कि देयर लाइज द पोर्ट द वेसल पफ्स हर सेल। यह रहा पोर्ट, यानी कि पोर्ट मतलब जो बंदरगाह होता है, पोर्ट को कह रहा है। यह रहा पोर्ट बंदरगाह, मेरे जहाज़ों पर जो हवा का झोंका आ रहा है, यानी कि पफ्स आ रहा है, झोंका आ रहा हो, जैसे वो मुझे चलने के लिए बुला रहा है। यानी कि वो कह रहा है कि ये पोर्ट है और मेरे जहाज़ यहाँ पर खड़े हुए हैं, और उन पर जो हवा का झोंका आ रहा है, मुझे ऐसे लगता है कि वो झोंका मुझे बुला रहा है कि चलो तुम यहाँ नहीं रहोगे, तुम्हें ट्रैवल्स के लिए जाना ही है। देयर ग्लूम द डार्क broad sea my mariners, soul that have toiled and wrought and thought with me। तो अब वो क्या कह रहा है, जब वो कह रहा है कि बुला रहा है, तो अब आगे वो कहता है कि यह समुद्र बहुत ही काला है, अंधकार है। डार्क बोला ना, द ग्लूम द डार्क ब्रॉड सी, बहुत ही काला है, अंधकार है इसमें, और बहुत ही गहरा है। ब्रॉड सी, ब्रॉड मतलब बहुत ही विशाल है, और बहुत ही ब्रॉड विस्तृत फैलाव। यानी कि कहता है वो कि समुद्र बहुत ही काला है, अंधकार जैसा काला है, बहुत ही गहरा है, और बहुत ही विस्तृत फैला हुआ है। और यह रहे मेरे साथी, मेरे साथ वाले मैरिनर्स रहे, जिन्होंने मेरे साथ यात्राएं की हैं, ट्रैवल्स की हैं, और हमने साथ मिलकर नई नई चीज़ों को गढ़ा है, नई नई चीज़ों को जाना है। तो इसलिए इसने कहा कि रॉट एंड थॉट्स मतलब चीज़ों को गढ़ा है और जाना है। तो ये मेरे दोस्त है, तो विशाल समुद्र, काले अंधकार रूपी समुद्र में विस्तृत फैला हुआ है जो, और उसमें मेरे साथ ही जिन्होंने मेरे साथ यात्राएं की और मेरे साथ नई नई चीज़ों को गढ़ा है। That ever with a frolic welcome took the thunder and the sunshine। यहाँ पर पोइट क्या बता रहा है, अपने साथियों के बारे में कहता है कि हमने अपने बुरे और अच्छे दोनों वक्तों को, दोनों समय को पूरे उल्लास के साथ, पूरे आनंद के साथ जिया है। फिर चाहे हमने तूफ़ानों का मुकाबला किया हो, या फिर जो सनशाइन होती है, जब बहुत ही धूप खिली रहती है, में अच्छा वक्त गुजारा है, दोनों को ही हमने जिया है, हमने महसूस किया है। यानी कि वो कह रहा है कि जब चाहे ख़राब से ख़राब स्थिति रही हो, जब तूफ़ान आ रहे हो, और ये सनशाइन जो बिल्कुल धूप रखी रहती हो, धूप निकली होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, तो वो हमने साथ गुजारे हैं। अपने जो मेरे साथ, मैंने और अपने जो उसके साथियों ने हर तरीके का समय गुजारा है, दोनों को उसे महसूस किया है, गुजारा है, फिर भी हम खुश हैं। And opposed free hearts, free foreheads, you and I are old, old age hath yet his honor and his toil। तो कहता है कि तुम और मैं बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन अब भी हमारा जो हट है, जो जुनून है, वो कम नहीं हुआ है। हम मेहनत कर अपना सम्मान, अपना नाम हम कमाएंगे। तो इसमें ये था ना, यू एंड आई आर ओल्ड, हम बूढ़े तो हो गए हैं, ओल्ड एज हैथ येट हिज ओनर एंड हिज टोइल, मतलब हम बूढ़े तो हो गए, लेकिन हमारा जो जुनून है, जो हट है, वो कम नहीं हुआ, और हम इतनी मेहनत करेंगे कि हमारा जो नाम सम्मान है ना, वो हम दोबारा पाएंगे। डेथ क्लोज ऑल, डेथ क्लोज ऑल यानी कि मौत बिल्कुल पास है, बट समथिंग आर द एंड, सम वर्क ऑफ नोबल नोट,
मे येट बी डन। मृत्यु सब बंद कर देगी, सब क्लोज कर देगी, लेकिन हम क्या करेंगे, हम जाते जाते कुछ ऐसा काम कर जाएंगे जिससे ये दुनिया में याद रखेगी, हमें ये याद करेगी। यानी कि मौत तो पास है, क्लोज कर देगी, बट हम कुछ समथिंग ऐसे करेंगे जाते जाते, सब वर्क जो नोटेबल वर्क होगा, जो कुछ ऐसे नोटेबल काम होगा, मे बी डन, हम उसको ज़रूर करेंगे जिससे वो हमें याद रखें, दुनिया में याद करेगी। नॉट बिकमिंग मैन द स्ट्रॉ विद गॉड्स, यानी कि क्या होगा, ऐसा बड़ा काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा काम करने के लिए चाहे बेजा काम, ऐसा जो बहादुर है, ऐसा अलग सा काम है, वो करने के लिए हमें अगर भगवान से भी लड़ना पड़े ना, और उसका लड़ने का प्रयास करना पड़े, हम वो भी करेंगे। जैसे नॉट बिकमिंग मैन दैट स्ट्रॉ विद गॉड, यानी कि भगवान से भी हम लड़ेंगे, लेकिन वो बहादुर और जो ऐसा काम है ना, बेजा काम है, अलग ही तरह के काम है, वो काम हम ज़रूर करेंगे। द लाइट बिगनिंग टू ट्विंकल फ्रॉम द रॉक, यानी कि अब वो यहाँ तो अभी अपने वो बता रहा था मैंने क्या करना चाहिए, क्या ऐसे करना चाहिए, वो कहता है कि देखो चट्टानों से रोशनी दिखनी शुरू हो गई है, लगता है कि सब लोगों ने अपने घरों में लाइटें जला ली हैं, यानी कि लैंप्स जो होते हैं वो जला ली हैं, इसलिए कहा लाइटिंग बिंग ट्विंकल, टिमटिमा रही है फ्रॉम रॉक्स, मानी पहाड़ से अब रात लाइटें टिमटिमाने लग गई हैं, लगता है कि लोगों ने अपने घर में लाइटें जला ली हैं। The long day winds, the slow moon climb the dip. The long day winds, the slow moon climb, यानी कि क्या हो रहा है, अब बस यह लंबा दिन ढलने ही वाला है, क्योंकि रोशनियाँ वो जो टिमटिमा रही थी, लोगों ने अपने घर में रोशनी करनी स्टार्ट की थी, लैम्प जला रही थी, तो वो कह रहा है कि दिन अब ढलने ही वाला है, और चांद धीरे धीरे निकल रहा है, ऊपर उठ रहा है, यानी क्लाइम कर रहा है, चढ़ रहा है, चांद निकल रहा है। लॉन्ग डे वॉन्ट्स मतलब लंबा दिन ढलने वाला है, और स्लो मून क्लाइम, स्लो मून धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है, मतलब आसमान में ऊपर आ रहा है, और मतलब अब ये दिन खत्म होने वाला है, रात होने ही वाली है। द डिप मोन्स राउंड विद मैनी वॉइस, ये जो गहरा विलाप जो और भी आवाज़ों से घिरा हुआ है, ये गहरे समुंदर की लहरें हमें बुला रही हैं, हमें पुकार रही हैं। ये क्या था, द डिप मोन्स, ये होता है गहरा विलाप होता है, मोन्स राउंड विद मैनी वॉइस, जो घिरा हुआ है, जो घिरा अलग अलग आवाज़ों से घिरा हुआ है, और ये गहरे समुंदर हमें बुला रहा है, हमें पुकार रहा है, हमें वॉइस दे रहा है। कम माई फ्रेंड्स, टी इज़ नॉट टू लेट टू सी ए न्यूअर वर्ल्ड, आओ मेरे दोस्तों, हम अभी अधिक लेट नहीं हुए हैं एक नए संसार को तलाशने में, उसे खोजने में, उसे डिस्कवर करने में। इसलिए कहा कम माई फ्रेंड, इट इज़ नॉट टू लेट टू सीक ए न्यूअर वर्ल्ड, एक नई जिंदगी को खोजने में, अभी हम तलाशने में अभी लेट नहीं हुआ, तो चलो दोस्तों अभी लेट नहीं हुए, चलो खड़े हो। पुश ऑफ एंड सिटिंग वेल इन order summit, the sounding furrow of my purpose hold। तो यहाँ तक देखते हैं पहले, पुश ऑफ एंड सिटिंग वेल इन ऑर्डर समिट द साउंडिंग फरोज, मानी यूलिसेस आदेश देता है, यानी कि ऑर्डर देता है कि जहाज को धक्का दो, पुश करो, और क्या पुश करने से क्या होगा, जो है जहाज जो है वो समुंदर में उतर जाएगा, एक नए टापू को खोजने निकल पड़ो, एक कतार में बैठकर इसे धक्का दो ताकि हम समुंदर में आगे बढ़ जाए। तो पुश ऑफ धक्का दो, सिटिंग वेल इन ऑर्डर समिट, यानी कि एक कतार में बैठ जाओ, और साउंडिंग फरोज, तो ये क्या कह रहा है, क्या ऑर्डर दिया, धक्का मार के जो शिप है उसको समुद्र में उतार दियो, चलो निकल पड़ो एक नई खोज पर, एक नई टापू को खोज कर, और एक साथ कतार में बैठो, क्योंकि उस टाइम तो धक्का वो जो चप्पू चलाने का काम वही करते थे, क्योंकि उस टाइम ये डीजल इंजन नहीं थे, तो कहते हैं कतार में बैठ जाओ और धक्का दो ताकि हम समुद्र में इस नाव से आगे बढ़ सकें। For my purpose hold to sail beyond the sunset and the baths of all western star until I died। क्या कह रहा है, मेरा क्या उद्देश्य है, वो कह रहा है ना भी तुम जल्दी बैठो समुंदर में, इस जहाज़ को धक्का दो, समुंदर में उतर जाए, और एक कतार में बैठ के जल्दी जल्दी चलो, तो वो अपना फिर अब यहाँ पे एम बता रहा है कि मेरा उद्देश्य यह है कि मैं इस जहाज़ को उस डूबते सूरज के पार ले जा सकूं, जहां सभी पश्चिमी तारे नहाते हुए दिखाई पड़ते हैं, यानी कि इस जहाज़ को समुंदर के अंतिम छोर तक मैं ले जा सकूं, जब तक कि मैं मर ना जाऊं। इसीलिए उसने कहा कि अनटिल आई डाई, जब तक मैं मर ना जाऊं,
यानी कि फॉर माई पर्पस होल्ड, मैं अपने जो पर्पस है मेरा वो होल्ड करना चाहता हूँ। टू सोल बियॉन्ड द सनसेट, मतलब इस सनसेट के पीछे, इस सनसेट के पीछे द बाथ ऑफ ऑल वेस्टर्न स्टार, जहाँ पे तारे ना ऐसे लगता है नहा रहे हो वहाँ पर, जब तक मैं मर ना जाऊँ। इसलिए क्या कह रहा है, मेरा जो पर्पस है मैं उस जहाज को उस डूबते सूरज के पार ले जा सकूं, और जहाँ सभी पश्चिमी तारे नहाते हुए दिख रहे हैं, यानी कि वो जहाज को समुंदर के अंतिम छोर तक ले जाना चाहता है, जहाँ और वहाँ पहुँच जाए, और नहीं तो वो जब तक मर ना जाऊँ, जो वो काम करना चाहता है। It may be that the gulfs will wash us down. It may be we shall touch the happy isles. अब वो कहता है कि हो सकता है हम इस समुंदर में डूब कर मर जाएं, लहरें हमारे जहाज़ को डुबा सकती हैं, डुबा भी दें, और मरने के बाद हमें एक नई जगह मिलेगी जो हैप्पी क्या होगी, हैप्पी आइलस होगी, और जो होगी वहाँ पर क्या होगी, हमारी आत्मा ब्लैश हो जाएंगी, हमारी आत्मा उसमें उस हैप्पी आइल्स में समा जाएंगी। तो इसीलिए उसने कहा इट मे द गल्फ विद वॉश अस डाउन, ये गल्फ, ये खाड़ी हमें उसमें डुबा सकते हैं, हमारा जहाज उसमें डूब सकता है उस गल्फ खाड़ी में। इट मे बी शैल टच विद द हैप्पी आइल्स, इसलिए उसने कहा हम जा तो रहे हैं इस समुद्र में, डूब भी सकते हैं, लहरें हमारे समुद्र को डुबो देंगी, लेकिन हम उस हैप्पी आइसल्स में पहुंच जाएंगे जहाँ हमारी आत्मा उसमें मिल जाएंगी, उसमें ब्लैश हो जाएंगी। एंड सी द ग्रेट, कौन, एक्लिस, वहाँ पर उन्हें कौन मिलेगा, एंड सी द ग्रेट एक्लिस हु ही न्यू, और हो सकता है हमें उस यात्रा में, यानी कि जब हम मर जाएंगे, क्योंकि उनका बता रहा हो कि क्या है, हो सकता है उस यात्रा में हमें कौन मिले, एक्लिस मिल जाए, जो एक्लिस मिलेगा जिसे हम जानते हैं। अब यहाँ पे एक्लिस कौन है, एक्लिस इनकी जो वॉर हो रहा था, जो ट्रोय का वॉर हो रहा था, उसमें एक ताकतवर योद्धा था, और ट्रोय के युद्ध का वो एक काफ़ी फेमस योद्धा था, लेकिन वो क्या हुआ, लड़ते लड़ते वो इनकी तरह बच के वापस नहीं आया, बल्कि वो उस लड़ाई में मारा गया। तो वो इसलिए कह रहे हैं कि हम जिसे हम जानते हैं ना, वो एक्लिस हमें वहाँ पर उस नई जगह में हैप्पी आइल्स में हमें मिल सकता है, जिसे हम जानते हैं। नेक्स्ट में वो कहता है कि through much is taken, much abide, and through we are now not the strength within all day moves earth and heavens। तो अब यहाँ पे बताता है, जब जवान थे ना, तो हमारे अंदर काफ़ी सारी हीरोज़ की क्वालिटीज़ थी, मतलब हीरोज़ थे हम, उसमें वो हमारे जैसे हीरो में क्वालिटी थी, वैसे हमारे अंदर बहुत सारी क्वालिटी थी, जिसमें से बहुत कुछ तो हमसे छीन चुकी हैं। मतलब क्यों छीन चुकी है, उनकी एज हो गई है, तो इसलिए वो जो पहले हमारे पास हीरो की क्वालिटीज़ थी ना, वो हमसे अब छीन चुकी हैं, हमारे से ले ली गई हैं। फिर भी कुछ बची हुई हैं। अब हम उतने ताकतवर नहीं रहे जितने कि अपने पुराने दिनों में रहते थे, जब हम अर्थ और हेवन को हिला देते थे, धरती और आकाश को एक कर देते थे। वो कह रहा है कि हालांकि धरती और आकाश को हम पहले तो हिला देते थे, हमारे में बहुत सारी हीरोज़ क्वालिटीज़ थी, वो हमसे छीन चुकी हैं, कुछ बची हुई हैं। अब वो बची हुई का वो कैसे कन्विंस कर रहा है यहाँ पर अपने साथ के जो मैरिनर्स हैं उनको। वो कहता है दैट विच वी आर, यानी कि लेकिन हम वही हैं, पहले जैसे जो दुनिया को हिला दिया करते थे, अब भी हम वही हैं। इसलिए वो कह रहा है एंड दैट विच वी आर, हम वही हैं। वन इक्वल टेम्पर ऑफ हीरोइक हार्ट, made weak by time and fate but strong in will, to strive, to seek, to find and not to be yield। अब तो कहता है कि फेट तक, वन इक्वल टेम्पर ऑफ हीरोइक हार्ट मेड वीक बाई टाइम एंड फेट, हालांकि हमारा शरीर जो है वो समय के कारण और फेट मतलब भाग्य, टाइम और भाग्य के कारण, मतलब टाइम और फेट के कारण जो हमारा शरीर था वो कमज़ोर हो गया है, या टाइम या समय और भाग्य ने उसे कमज़ोर बना दिया, लेकिन हमारी हिम्मत तो पहले की तरह ही है। हमारे हीरोइक हार्ट थे, जो हीरो की तरह हमारे जो दिल थे ना, वो अब भी हमारे पास मौजूद है। हीरोइक हार्ट हमारे पास मौजूद है, जो हारा नहीं है। हालांकि वो जो हमारा वीक हो गया, टाइम ने और भाग्य ने हमें कमज़ोर कर दिया, लेकिन हमारी जो हिम्मत है, हमारा जो हीरोइक हार्ट है, वो अब भी हमारे पास मौजूद है। बट स्ट्रॉन्ग इन विल टू स्ट्राइव, टू सिक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। शरीर कमज़ोर हो गया है, लेकिन इच्छा अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है।
हम आज भी तैयार हैं प्रयास के लिए, मेहनत करने के लिए। किसके मेहनत करने के लिए? नई चीज़ों को खोजने के लिए, कुछ पाने के लिए, उस पर अधिकार करने के लिए। और हम आज भी हार नहीं मानने वाले, गिव अप नहीं करने वाले, हम ऐसे ही लड़ेंगे। तो ये थी यूलिसेस के लाइन बाय लाइन। तो हमने देखा कि पोइट ने टेनिसन ने किसने बखूबी से लिया है कि पहले उसने अपने बता दी कि वो 10 साल के बाद आया तो अपने राज्य में उसे कैसा महसूस हुआ है, और वो बिल्कुल भी खुश नहीं है वहाँ पर, एक आइडल राजा की ज़िंदगी जी गया। फिर सेकंड स्टांजा में उसने अपने लड़के के बारे में बताया, उसकी क्वालिटीज़ बताई, कैसी वो एक अच्छा राजा सिद्ध हो सकता है। और तीसरे स्टैंजा में वो ये कहता है कि किस तरीके से वो अपने वापस जाने के लिए तैयारी कर रहा है। अपने जो साथी मैरिनर्स हैं उनको कहता है कि कैसे हमने यात्राएं जो करी थी उसमें जो एंजॉय किया था वो काफ़ी मज़ेदार था। हालांकि कैसी ही बेकार से बेकार और अच्छी से अच्छी परिस्थिति आई, हमने उन सबको झेला है, हमने उन सबको फील करा है। तो अब भी फिर वो कहता है कि कुछ लोगों के मन में शंका हो कि भाई अब हम बूढ़े हो गए, अब मैं हो सकते नहीं। तो वो कहता है कि हाँ, हम बूढ़े हो गए हैं, समय ने और जो भाग्य ने हमें हमारी जो हीरोइक क्वालिटीज़ थी बहुत सारी वो छीन ली हैं। नहीं तो पहले तो हम धरती और आकाश को एक कर दिया करते थे, हालांकि वो छीन गई हमसे क्वालिटी, लेकिन हमारा जो हीरोइक हार्ट है, जो हमारी सोल है, वो अब भी भूखी है, वो अब भी नई नई चीज़ों को जानना चाहती है, नई नई चीज़ों को सीखना चाहती है। वो कहता है कि डरो मत, डरो मत, हाँ हम इसमें मर भी जाए ना तो भी कुछ नहीं होगा। तो हमें कौन मिलेगा वहाँ पे? हमें वहाँ पर एक्लीस भी मिलेगा, और हमें जो ये मानव ने जो एक बाउंडेशंस बनाई है उससे पार जाना है। ये सूरज ढलते हुए सूरज से भी पार जाना है, वहाँ तक हमें जाना है। और हमें अब भी नई नई चीज़ों को जानना है, नई नई चीज़ों को खोजना है। हमारी जो विल है वो हमें ये करने के लिए मजबूर कर रही है। हम बूढ़े हो गए तो क्या हो, हम कभी भी गिव अप नहीं करेंगे, कभी भी हार नहीं मानेंगे। तो ये थी समरी। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए भी नाइस डे।